रचना, आज क्या स्पेशल दिया है टिफिन में? वैसे कल की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू दीपक, लेकिन आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं दिया है। कल रात की ही सब्जी पड़ी थी ना, तो वही गरम करके पैक कर दी है। क्या? लेकिन क्यों रचना? क्योंकि मुझे आज भाभी के साथ पार्लर जाना है ना, इसीलिए। अरे रोज रोज क्या मायके जाती रहती हो तुम? कभी घर पर भी ध्यान दिया करो ना। अब ताने मत दो ना। कल से मैं टिफिन में तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर दूंगी। पर फिलहाल के लिए चलो, और मुझे ऑफिस जाते जाते मायके छोड़ दो। सॉरी रचना, लेकिन आज मुझे ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है, इसलिए मैं तुम्हें मायके नहीं छोड़ पाऊंगा। लेकिन दीपक। फिर दीपक वहां से चला जाता है और रचना ऐसे ही हर रोज मायके चली जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर गांव में रहते हैं। अरे रचना, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। चलो, अब जल्दी से पार्लर के लिए निकलते हैं। हाँ भाभी, चलिए। फिर वो दोनों पार्लर चली जाती हैं और उतने में वहां पर रचना की माँ पल्लवी की सहेली आती है। अरे पल्लवी बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी ये बेटी रचना हर रोज मायके आती है। तुम में से कुछ बोलती नहीं क्या? मेरा मतलब इस तरह रोजाना मायके में आना सही नहीं है। अरे गली की सारी औरतें तो बस इसके बारे में ही बातें बनाती है। हाँ बहन, जानती हूं मैं, पर अब मैं भी क्या करूं? अपनी ही बेटी है, अब उसे मना भी तो नहीं कर सकती ना। लेकिन इसके सास ससुर कुछ बोलते नहीं क्या इसे? नहीं ना, वो लोग तो गांव में रहते हैं और दामाद जी दिन भर ऑफिस जाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आकर डेरा जमाती है। मैं भी इसकी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। अरे जरा ध्यान दो अपनी बेटी पर, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके घर गृहस्थी पर बुरा असर पड़ सकता है। पल्लवी अब काफी चिंतित हो जाती है। रचना सुबह से लेकर शाम तक मायके में ही रहती है और वो अपनी भाभी अंकिता के साथ घर के सारे काम करती है, गप्पे भी मारती है और उसके साथ वो घूमने भी जाती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो माँ, आपके लिए मैंने और भाभी ने बाजार से क्या लाया है। ये सुंदर सी चप्पल। आपको बहुत दिनों से नई चप्पल लेनी थी ना? हाँ बेटा, रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और धन्यवाद। अरे क्या हुआ माँ, आप इतनी नाखुश सी क्यों लग रही हो? बहुत दिनों से देख रही हूं मैं। आपको मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत होती है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। भाभी और मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नमकीन पराठे बनाते हैं, उसे खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाभी, जल्दी से बना देते हैं। हाँ रचना, चलो। ऐसे ही एक दिन, आज मेरे दोस्त की रिसेप्शन पार्टी है। चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो लाल वाला गाउन पहनना जो मैंने तुम्हें वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट दिया था। अरे नहीं दीपक, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों रचना? वहां पर तो सभी अपनी बीवियों के साथ आने वाले हैं, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलने में क्या दिक्कत है? और ऐसा कौन सा अर्जेंट काम करना है तुम्हें? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं खामखा वहां पर आकर बोर हो जाऊंगी। उससे अच्छा तो तुम अकेले ही चले जाओ और मैं उस समय अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी भाभी और आज मैंने एक प्लान बनाया है। हम दोनों साथ में एक वेब सीरीज देखने वाले हैं और आज माँ भी बाहर जाने वाली है, तो घर पर भाभी अकेली ही होगी, तो वो भी बैठे बैठे बोर हो जाएगी। क्या? इतना कहकर रचना वहां से निकल जाती है, जिससे दीपक को और गुस्सा आता है। इसके नाटक तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मायके जाकर अपनी भाभी के साथ समय बिताती है, लेकिन पति की तो कुछ पड़ी ही नहीं है इसे। फिर एक दिन, जब दीपक को ऑफिस से आने में देरी होती है, तब उसका बॉस उसे घर तक छोड़ता है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे घर तक ड्रॉप किया। इट्स ओके दीपक, कोई बात नहीं। लेकिन सर, अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हो, तो अंदर भी चलिए ना। अरे नहीं दीपक, काफी लेट हो चुका है, बस 5 मिनट के लिए आइए सर।
आपके घर आने से मुझे और मेरी बीवी को बड़ी खुशी होगी। ठीक है दीपक, चलो। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, तो घर जाकर मुझे कोई काम भी नहीं करना है। चलो। थैंक यू सर। फिर दीपक और उसका बॉस घर पर आते हैं और तभी रचना उनके लिए कुछ भी नहीं बनाती। ये लीजिए सर पानी। शुक्रिया। अरे स्नैक्स वगैरह कहाँ पर है? सिर्फ पानी क्यों लेकर आई हो तुम? माफ करना दीपक, क्योंकि घर पर कुछ है ही नहीं। मैं शॉपिंग करना भूल गई दीपक, माफ करना। फिर 5 मिनट बात करने के बाद बॉस वहां से चले जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो रचना? तुम्हें तो बस अपने मायके जाने की ही जल्दी रहती है। ना तो घर की साफ सफाई करती हो और ना ही घर में सामान लाती हो। अब ये सारे काम भी मैं ही करूं क्या? अरे बाबा, अब पहली बार गलती हुई है ना, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अब मुझे थोड़ी ना कोई सपना आया था कि तुम्हारे बॉस रात के 11 बजे आने वाले हैं। वो बात नहीं है रचना। घर में सफाई होना जरूरी है, स्नैक्स होना भी जरूरी है, और ये सारे काम गृहिणी के होते हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान तो बस अपने मायके में ही लगा हुआ होता है। ससुराल की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। ज्यादा मत बोलो दीपक, मैं घर पर पूरा ध्यान देती हूँ। बस कभी कभार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कभी कभार नहीं रचना, अब तो तुम रोजाना ही ये छोटी मोटी गलतियां कर रही हो, और इस सारी फसाद की जड़ है तुम्हारा मायके जाना। अरे तो घर पर बैठकर मैं क्या करूं? तुम तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हो, फिर दिन भर में अकेले बैठकर मच्छर मारूं क्या? अगर मेरे सास ससुर यहाँ पर रहते तो एक अलग बात होती, पर तब तो मुझे जिम्मेदारी के लिए यहाँ रुकना ही पड़ता और मैं खुशी खुशी रुक जाती, और इसीलिए मुझे अपना टाइम निकालने के लिए मायके जाना पड़ता है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। फिर छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार हो गया है, क्योंकि तुम्हें चाहे कितना भी समझा लो, तुम आखिर में वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा। हाँ तो मत करो ना बात, मैं भी कोई मरे नहीं जा रही तुमसे बात करने के लिए। इस तरह अब दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बस काम के लिए ही बात किया करते हैं। और इन सब के बीच में रचना सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक अपने मायके में ही रहती है। और ये सब देखकर रचना का भाई गौतम को भी कुछ ठीक नहीं लगता। ये सब क्या चल रहा है माँ? ये रचना तो दिन रात यहीं पर पड़ी रहती है। मोहल्ले में सभी लोग इसके बारे में बातें बना रहे हैं। आप इसे कुछ क्यों नहीं समझाती? अब मैं भी उसे क्या कहूँ बेटा, दिमाग खराब करके रख दिया है इसने मेरा। अब 2 दिन से उसने दामाद जी के साथ बहस की है, इसीलिए वो रात में देर से घर जाती है। लेकिन माँ, अगर इसका ऐसा ही चलता रहा तो ये अपना अच्छा खासा ससुराल खो देगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाएगी। मैं अगर उसे समझाने गया तो उसे बुरा लग सकता है, इसीलिए आप ही उसे प्यार से समझाओ। ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगी उसे, तू फिक्र मत कर। फिर अगले दिन, अरे भाभी, मैं आज यहीं पर रुकने वाली हूँ और सीधे कल शाम को ही जाऊंगी घर। ठीक है रचना, तो आज हम दोनों साथ में सोएंगे और खूब मजे करेंगे। लेकिन रचना बेटा, तूने दामाद जी के साथ जो झगड़ा किया है उसे खत्म कर देना। अगर तू ऐसे उनसे दूर रहेगी तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, बल्कि और दूरियां आ जाएगी। अरे जाने दो ना माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस दीपक का मुंह आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, इसलिए उसे अकेला ही रहने दो। देख बेटा, मायके में लड़के कभी कभार आए तो सही लगता है, लेकिन ऐसे बार बार आना अच्छा नहीं लगता। और आज तो तू यहाँ पर झगड़ा करके रुकने वाली है, ये सब सही नहीं है बेटा। अब तेरी शादी हो चुकी है और तेरे ऐसे यहाँ पर बार बार आने के कारण लोग हमें नाम रखने लगे हैं। और तू अंकिता, तू क्या इसकी हाँ में हाँ भरती है? भाभी है ना तू इसकी, तो इसे सही दिशा दिखाना तेरी जिम्मेदारी है। देखिए माँ, भाभी को कुछ भी मत बोलिए, वो मुझे सब अच्छा ही बताती है। और रही बात लोगों के बात करने की, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे जैसे रहना है
मैं बिल्कुल वैसी ही रहूंगी। हाँ माँ जी, और उसमें बुराई ही क्या है? हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है। अगर इसके साथ उसके सास ससुर रहते तो मैं समझा देती इसे, लेकिन ये दिन भर बेचारी अकेली ही रहती है, इसीलिए यहाँ पर आती है। और उसमें भी आपको और नंदोई जी को इससे दिक्कत हो रही है। पल्लवी की बात कोई नहीं सुनता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन जब रचना और दीपक की शादी को 6 महीने हो जाते हैं, तभी दीपक सारा गुस्सा भूलकर रचना को डिनर पर ले जाता है। ये लो रचना, तुम्हारे लिए तोहफा, और मुझे माफ करना, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एंड हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। सेम टू यू दीपक। और तुम सॉरी मत बोलो, क्योंकि इसमें गलती मेरी भी थी ना। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब से मैं घर पर भी ध्यान दूंगी। अगले 2 से 3 दिनों तक रचना सही से रहती है, लेकिन चौथे दिन उसके वापस से पुराने नखरे शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब उसकी सास उसे गांव से कॉल करती है, तभी हाँ माँ जी, अब क्या कहूँ मैं आपको, दिन भर यहाँ अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ मैं। हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का एकदम अच्छे से ध्यान रखती हूँ। जी, आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। तुमने माँ से झूठ क्यों बोला रचना? सच बोल देती ना कि लापरवाह होकर बस अपने मायके ही भागती रहती हूँ। अरे मुझे लगा था कि एनिवर्सरी के बाद वाकई में तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, मेरी ही गलतफहमी थी। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूंगी। और तुम मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अरे मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता तो मैं अपने मायके ही जाऊंगी, और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। गांव में सास ससुर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है, इसलिए अब दीपक गांव जाने का तय करता है। क्या गांव जाना है? हाँ रचना, माँ और बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, और वहां पर उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए तो हमें वहां पर जाना ही होगा। अरे दीपक, अरे क्या परवर लगा के रखा है? मायके में रोजाना तो फुदक फुदक के जाती हो, और अब ससुराल में जब अपना फर्ज निभाने की बारी आई है, तब तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अरे बाबा, मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं गांव जाकर क्या करूंगी? अगर माँ और बाबूजी यहाँ पर रहते तो बात अलग होती, इसीलिए तुम ही जाओ वहां पर, मैं नहीं आने वाली। अब दीपक अकेले ही गांव जाता है, और रचना अपने मायके चली जाती है। ये तूने ठीक नहीं किया बेटी, तुझे भी दामाद जी के साथ गांव जाना चाहिए था। अब तेरे सास ससुर क्या सोचेंगे? उन दोनों को इस समय तेरी जरूरत है। अरे दामाद जी अकेले क्या क्या संभालेंगे? वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मैं गांव में एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाऊंगी, और अगर मैं वहां पर चली भी गई तो कहीं उन्हें ही मुझे संभालने की नौबत ना आ जाए। लेकिन इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना गलत है बेटा। नहीं माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही। अगर माँ जी और बाबूजी यहाँ पर रहते तो मैं हर वक्त उनका ध्यान रखती। पर सॉरी, मैं गांव नहीं जा पाऊंगी। अब उन दोनों को ही गांव में अकेले रहने का चस्का है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सही कहा ना मैंने भाभी? हाँ रचना, तुम एकदम सही कह रही हो। फिर 6 दिनों के बाद दीपक गांव से वापस आ जाता है, लेकिन जब रचना वापस घर आती है, तब अपने सास ससुर को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, माँ जी और बाबूजी, आप दोनों यहाँ पर? हाँ रचना, अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि मैं इन्हें अब गांव में अकेले रहने नहीं दे सकता। क्या? अब तुम ही हमेशा कहती थी ना कि माँ और बाबूजी यहाँ पर रहते तो अलग बात होती, तुम अपना फर्ज अच्छे से निभाती, तो निभाओ अब मायके पर नहीं, बल्कि अपने ससुराल पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। अरे नहीं। इस तरह अंत में रचना अपनी बोली हुई बात में ही फंस जाती है, पर अब उसका रोज रोज मायके जाना बंद हो जाता है, और उसे अपने ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं।
जन्मदिन मुबारक हो सिमरन। ये लो, तुम्हारे लिए ये खास तोहफा लाया है मैंने। जन्मदिन मुबारक हो सिमरन। अरे वाह, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा हुआ जो तुम दोनों पार्टी में आ गए। इनसे मिलो, ये मेरे सास ससुर हैं। अभी हाल ही में गांव से आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। ये दोनों हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं और इनके आने से तो मानो हमारे घर में अलग ही रौनक आ गई है। क्या बात है। सिमरन के सास ससुर को देखकर रुचिता और प्रेम उदास हो जाते हैं। काश हमारे भी माँ बाप होते प्रेम, तो वो भी ऐसे ही हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल होते, हमारी मीनू को प्यार देते। लेकिन अफसोस, मेरे माँ पापा तो कई साल पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए और तुम तो पहले से ही अनाथ थे। हाँ रुचिता, तुमने सही कहा। मुझे भी अपने माँ पापा की कमी बहुत महसूस होती है। और जब मीनू बड़ी हो जाएगी तभी उसे भी अपने दादा दादी की कमी महसूस होगी। तब हम क्या करेंगे प्रेम? अगर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो सच में घर किसी मंदिर से कम नहीं लगता। वो तो है रुचिता, लेकिन हमारी किस्मत में ये सब नहीं है। फिर एक दिन जब रुचिता और प्रेम कार में सवार होकर कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक वृद्धाश्रम दिखाई देता है। वो देखो प्रेम, एक वृद्धाश्रम। क्यों ना हम यहाँ से अपने लिए माँ बाप गोद ले ले? क्या? हाँ प्रेम, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मीनू भी स्कूल चली जाती है, फिर दिन भर मैं अकेली ही रहती हूँ और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे भी अपने सास ससुर चाहिए। तुमने सही कहा रुचिता, क्योंकि मुझे भी अब यही लगता है कि हमें अपने लिए माँ बाप गोद लेने चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों वृद्धाश्रम से विद्या और उमाकांत नाम के एक जोड़े को अपने माता पिता के तौर पर गोद ले लेते हैं। और जब मीनू स्कूल से घर आकर उन दोनों को देखती है तो वो चकित रह जाती है। अरे, ये दोनों कौन है मम्मा पापा? ये दोनों आपके दादा दादी है गुड़िया। हाँ मीनू, ये दोनों आज ही गांव से आए हैं। क्या? हाँ मेरी मिनुड़ी, आजा, अपनी दादी के पास आजा लाडो। लेकिन दादी, आप इतने सालों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे तो लगा कि मेरे दादा दादी है ही नहीं। अरे लाडो, गांव से यहाँ पर आना कभी हुआ ही नहीं, इसीलिए आज तक हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन अब हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आए हैं, वो भी खास अपनी पोती मिनुड़ी के लिए। ये फिर मीनू अपने दादा दादी के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और उन्हें देखकर प्रेम और रुचिता भी बहुत खुश होते हैं। विद्या और उमाकांत प्रेम और रुचिता को भी बहुत प्यार देते हैं और इस तरह घर में अब अलग ही चमक नजर आती है। फिर अगले दिन नाश्ते के समय, बाप रे बहू, ये तूने कैसी चाय बनाई है? क्यों पापा जी, अच्छी नहीं बनी क्या? अरे नहीं बहू, दरअसल तेरे पापा जी को शुगर है, इसीलिए तू इन्हें बिना शक्कर की ही चाय दिया कर। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, इनके खान पान में बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मैं एकदम चुस्त और दुरुस्त हूँ, इसीलिए तू मेरे लिए कोई भी पकवान बना सकती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। लेकिन बहू, पूरी तरह बंदी नहीं है मुझे, मैं कभी कभार मीठा और तला भुना भी खा सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ खाया तो। बहू, हरगिज इन्हें ऐसा कुछ भी मत देना, समझ गई ना? लेकिन भाग्यवान, अरे अब इस उम्र में इतनी हिटलर मत बनो ना। अरे आप कैसे हो मैं अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए वक्त वक्त पर मुझे ये रूप धारण करना ही पड़ेगा। आप दोनों भी ना, सच में बहुत क्यूट हो। आप दोनों को किसी के नजर ना लगे। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन बाद में रुचिता को उनसे तकलीफें होने लगती हैं। हे भगवान, पिछले 3 घंटों से मैं रसोई में खड़ी हूँ। मीनू का अलग खाना, माँ जी का अलग, पापा जी का अलग और मेरे और प्रेम का अलग। बाप रे, काम पे काम, इतना सारा काम करके तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। बहू, अरे मेरी मटार कचौरिया बनी कि नहीं? और मेरी एयर फ्राइड पूरी और शुगर फ्री खीर? हाँ हाँ हो गया, ला रही हूँ। दिन भर बस ठूसते ही रहते हैं,
जैसे कि जन्मों जन्मों के भूखे हों। फिर रुचिता जाकर उन दोनों को खाना देती है। कचौरियाँ तो अच्छी बनी है, बस थोड़ी और खस्तेदार हो जाती तो बहुत मजा आ जाता। चटनी भी ठीक ठाक ही बनी है। इस बुढ़िया के भी कम नखरे नहीं है। जो दे रही हो वो चुपचाप खाने नहीं आता इसे, चाहे गोद ही लिया हो। लेकिन आखिर सास जो ठहरी और इतिहास गवाह है, सास कभी सीधी हो ही नहीं सकती। फिर एक दिन, ये क्या प्रेम, तुमने सिर्फ इतने ही पैसे क्यों दिए हैं मुझे? अरे मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, अपने लिए छोटा मोटा सामान खरीदना है, मुझे एक्स्ट्रा के पैसे दे दो। नहीं रुचिता, मैं तुम्हें अब एक्स्ट्रा के पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि घर में माँ पापा के आने के बाद खर्चे भी काफी बढ़ गए हैं। इसीलिए अब से मुझे सोच समझकर ही पैसे खर्चने होंगे। क्या? इतना कहकर प्रेम वहां से चला जाता है और रुचिता को बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे सास ससुर आने के बाद तो मेरी जिंदगी खराब ही हो गई है। फिर एक दिन, अरे बहू, प्रेम से कह दे बेटा कि मुझे भी अच्छी अच्छी साड़ियां ला दे, जैसे तू पहनती है। क्या? और तुम्हारे कमरे की तरह हमारे कमरे में भी एसी और टीवी लगवाना है। मैं आज ही प्रेम से बात करूंगा इस बारे में। ठीक है माँ जी, पापा जी। अरे ये दोनों यहाँ पर हमें प्यार देने आए हैं या फिर हमें कंगाल करने? इनकी बातें सुनकर तो मेरा सर चकरा रहा है। फिर एक दिन रुचिता मीनू को अपने सास ससुर के भरोसे छोड़कर मार्केट चली जाती है। लेकिन वापस आने के बाद, माँ जी, पापा जी, मीनू कहाँ पर है? पता नहीं बहू, हम तो अभी सोकर उठे हैं। हाँ बहू, और हम जब जाग रहे थे तब तो वो यही खेल रही थी घर में। क्या? अरे आप दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? एक छोटी सी बच्ची भी संभाली नहीं जाती क्या आपसे? और इतनी कौन सी मेहनत करते हो आप दोनों, जो आप दोनों को इतनी नींद आ गई? फिर वो तीनों मिलकर मीनू को पूरे घर में ढूंढते हैं और तब रुचिता देखती है कि मीनू अपने ही कमरे में एक कोने में जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही है। उश, अब मेरे जान में जान आई। क्या बहू तू भी? अरे क्या तू भी का क्या मतलब? अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो आपको ध्यान रखना चाहिए था कि वो कहाँ पर गई है और कहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं उसे खास आप दोनों के भरोसे छोड़कर गई थी। माफ करना बहू, लेकिन हम अगली बार ऐसा होने ही नहीं देंगे। हम चौकन्ना रहकर मीनू पर पूरा ध्यान देंगे। हाँ बहू। ऐसे ही एक दिन वो पांचों पिकनिक मनाने जाते हैं। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। क्यों प्रेम? हाँ रुचिता, सच में आज तो हम रात भर यहीं पर रुकेंगे। ये तब तक बहुत मजा आएगा। हाँ मीनू। ना बाबा ना, ऐसा मत करो, यहाँ पर मत रुको बेटा। लेकिन क्यों माँ जी? अरे यहाँ पर कितनी ठंड है, यहाँ का मौसम भी सही नहीं है। उमाकांत जी और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन माँ पापा। प्रेम बेटा, हमारी बात मानो और अब आधे घंटे में सूर्यास्त होने से पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। खामोखा मीनू की भी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे आप लोगों ने गर्म कपड़े तो पहन ही रखे हैं ना, और मीनू आप दोनों की तरह कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बहू, हमने एक बार कह दिया सो कह दिया। फिर उमाकांत और विद्या के कहने पर उन लोगों को वहां से निकलना ही पड़ता है, जिस कारण रुचिता और प्रेम का मूड खराब हो जाता है। अब दिन ब दिन विद्या और उमाकांत एक प्रकार से रुचिता और प्रेम की नाक में दम करने लगते हैं। चलो प्रेम, मैं तैयार हो गई हूँ। आज तो मूवी देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इतने दिनों बाद हम दोनों अकेले जा रहे हैं। हाँ रुचिता, हर बार तो हमें मीनू को साथ ही ले जाना पड़ता था, इसीलिए हम कोई रोमांटिक मूवी भी नहीं देख सकते थे। लेकिन अब घर पर माँ पापा है, तो वो दोनों मीनू का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं और हम दोनों भी मूवी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हाँ प्रेम, मैंने तो उन्हें उस दिन बहुत सुनाया था, इसीलिए आज वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर वो दोनों जब जा रहे होते हैं, तभी वहां पर विद्या और उमाकांत आकर उन्हें रोक लेते हैं। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो बच्चों? मूवी देखने के लिए हमें भी साथ लेकर चलो। हाँ बच्चों,
इतने साल बीत गए लेकिन हम सिनेमा घर में गए ही नहीं। इसीलिए मैं और उमाकांत जी और मिनुड़ी भी आएंगे तुम्हारे साथ। क्या? और एक बार फिर से गोद लिए हुए माँ बाप के कारण रुचिता और प्रेम का मूड खराब हो जाता है। फिर एक दिन जब रुचिता कड़ी मेहनत करके पूरे घर की सफाई करती है, तभी थोड़ी देर बाद में विद्या और उमाकांत मीनू के साथ मिलकर पेंटिंग करके सारा पेंट फर्श पर गिरा देते हैं और पूरे घर को गंदा कर देते हैं। और ये सब देखकर रुचिता गुस्से से लाल हो जाती है। माँ जी, पापा जी, ये सब आपने क्या कर दिया? घर को कितना गंदा किया है आपने। माफ कर दे बहू। हाँ बहू, वो हम मीनूड़ी से पेंटिंग करना सीख रहे थे। अरे आप दोनों इतने बुजुर्ग होकर भी इतनी सारी बेवकूफियां कैसे कर सकते हो? सच में आप दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अब आप दोनों मुझे सहारा नहीं बल्कि बोझ लगने लगे हो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब हमने आप दोनों को यहाँ लाने का फैसला लिया। इतना कहकर रुचिता वहां से चली जाती है और उसकी कड़वी बातें सुनकर विद्या और उमाकांत बहुत दुखी हो जाते हैं और वो दोनों घर छोड़कर वापस वृद्धाश्रम चले जाते हैं। मुझे वृद्धाश्रम से फोन आया था रुचिता। माँ और पापा हम पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसीलिए वो दोनों वापस वृद्धाश्रम चले गए। अरे अच्छा ही हुआ जो वो दोनों वापस चले गए। अरे हमारा ही दिमाग खराब हो गया था जो हमने उन्हें गोद ले लिया। वो दोनों तो वहीं पर सही है। यहाँ आकर तो मेरे दिमाग की दही करके रख दी उन्होंने। और मेरे लिए तो तुम दोनों ही काफी हो। हमें किसी माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रुचिता, शायद तुम सही कह रही हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक रोज, अरे रुचिता, तुमने ये फीकी चाय क्यों बनाई है? अरे मैं तो भूल ही गई प्रेम। मैं पापा जी के लिए रोज शुगर फ्री चाय बनाया करती थी। अब वो दोनों तो इस घर को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनकी यादें इस घर के कोने कोने में बसी हुई है। हाँ रुचिता, उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद फिर से घर में अंधेरा छा गया है। हाँ प्रेम, सो तो है। मम्मा पापा, दादा दादी वापस कब आएंगे? मुझे उनसे बात करनी है। जब वो दोनों यहाँ पर थे तब वो मेरे साथ बहुत खेलते थे, मेरे साथ पेंटिंग भी करते थे और मुझे पार्क भी लेकर जाते थे। हमें कितना मजा आता था, लेकिन उनके जाने से तो मुझे बहुत सैड सा लग रहा है। हाँ मेरा बच्चा, कोई बात नहीं मीनू, मैं जल्द ही तुम्हारी उनसे बात कराऊंगी। अब तुम जाओ, जाकर अपना होमवर्क कर लो। ओके मम्मा। फिर एक दिन जब प्रेम का जन्मदिन आता है, तभी उसे विद्या की बहुत याद आती है। विद्या माँ के आने के बाद मेरी सगी माँ की कमी पूरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल से प्यार किया। सच में आज उन दोनों की मुझे बहुत याद आ रही है। हाँ प्रेम, आज उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था, हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल होना चाहिए था। हाँ रुचिता, तुमने सही कहा, लेकिन शायद हम गलत थे, क्योंकि अगर उनकी जगह पर हमारे सगे माँ बाप होते ना, तो उनके साथ हम ऐसा कभी नहीं करते। वो दोनों तो यहाँ से चुपचाप चले गए, लेकिन हम दोनों कितने निर्दयी हैं। हमने तो उन्हें वापस आने के लिए कहा तक नहीं, ना ही उनसे बात करने की कोशिश की। हाँ प्रेम, घर में शांति से ज्यादा नोक-झोंक, हंसने रोने चिल्लाने की आवाजें और बड़े और छोटों का होना ही अच्छा होता है। और इन सब के कारण ही ईंट पत्थर का ये मकान सही मायनों में घर बनता है। हमने जाने अनजाने में बहुत गलत किया है, लेकिन अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी प्रेम। हाँ रुचिता, आज ही हम उन दोनों को वृद्धाश्रम से वापस लेकर आएंगे और वापस कभी जाने नहीं देंगे। फिर रुचिता और प्रेम वृद्धाश्रम जाकर उन दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और एक सच्चे माता पिता की तरह वो दोनों भी दिल खोलकर उन दोनों को माफ कर देते हैं और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अशोक के घर में उसी की उम्र की नौकरानी काम करने आया करती। अशोक की बीवी मालती इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और वो अपने जीवन में अब काफी अकेला हो चुका था। एक रोज, क्या हुआ साहब,
आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई चिंता वाली बात है क्या? कुछ नहीं सुधा, बस थोड़ी थकावट है। थकावट? और आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। मैं आपको अच्छे से जानती है। आप हमेशा फुर्तीले रहते हैं। बताइए मुझे, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? देखो ना सुधा, मेरी बीवी के जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ। पहले जब मालती थी तब मुझे कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब उसके जाने के बाद मेरे पास कोई भी नहीं रहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? छोटे साहब और छोटी मालकिन तो है ना? नहीं सुधा, 4 दिन हो गए हैं। मैं रोज रवीना बहू को बोलता हूँ कि मेरे साथ शिवजी के मंदिर चलो, लेकिन वो तो चलती ही नहीं। दिन रात बस अपनी सहेलियों के साथ ही लगी रहती है। ठीक से मेरे साथ 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करती। और रही बात बेटे की, तो विपुल कभी इस शहर रहता है तो कभी उस शहर, बस अप डाउन ही करता रहता है। और यहाँ पर आने के बाद भी वो अपनी बीवी के साथ ही लगा रहता है। अशोक की ये सारी बातें सुनकर सुधा को बहुत बुरा लगता है। साहब, ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आपको कुछ लगे तो मेरे साथ बात कर लीजिए, ठीक है ना? धन्यवाद सुधा। वैसे तुम भी अकेली रहती हो क्या? तुम्हारा पति और बच्चे वो कहाँ पर है? अरे साहब, मेरा पति एक औरत के चक्कर में पड़ गया और उसने मुझे कई साल पहले छोड़ दिया। उसके बाद से मैं अकेले ही रह रही है। मेरा तो कोई घर परिवार भी नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। हे भगवान, तुम्हारे जीवन में तो मुझसे भी ज्यादा दुख है। ये सारी मानने वाली बात है साहब, क्योंकि अगर हम चाहे तो दुखी होने की जगह पर किसी ना किसी चीज में खुशी ढूंढ ही लेते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हमें जीवन में खुश रहना है या दुखी होकर रोते बैठना है। हाँ सुधा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। फिर सुधा और अशोक एक दूसरे के साथ मंदिर जाते हैं और उसके बाद वो खूब गप्पे भी मारते हैं और शाम में गार्डन में बैठकर एक साथ चाय भी पीते हैं। ओह नो, पापा जी ने कहा था कि आते हुए उनकी दवाई लेकर आना, लेकिन मैं तो आज भी भूल गई। खैर जाने दो, कल ले आऊंगी। लेकिन ये पापा जी कहाँ पर है? और सुधा काकी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। रवीना उन दोनों को ढूंढती है। तभी उसे अशोक के कमरे में से टीवी की आवाज आती है और वो देखती है कि सुधा भी वहीं पर बैठकर सब्जियां साफ कर रही है और अशोक के साथ मिलकर एक पुरानी फिल्म देख रही है और वो दोनों खूब मजे ले रहे हैं। और ये क्या? ये पापा जी नौकरानी के साथ मूवी क्यों देख रहे हैं? रवीना को बहुत गुस्सा आता है और उस दिन के बाद से वो उन दोनों पर कड़ी नजर रखती है और उसे समझ आ जाता है कि उन दोनों में अब काफी नजदीकियां बढ़ गई है। बाप रे, पापा जी ने तो इस बुढ़िया के लिए नई साड़ी और नई चप्पल लाई है, और तो और उसकी काम में मदद भी कर रहे हैं। ये दोनों का आखिर क्या चक्कर चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब रवीना सीधे सुधा के पास चली जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप कहिए ना, क्या चाहिए आपको? सुबह सुबह मैंने वो आटे का हलवा बनाया था, खाओगे क्या आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं आपको बस ये बताने आई हूँ कि आप प्लीज अपने काम से काम रखिए और मेरे ससुर जी के इर्द गिर्द मत भटकिए। अरे आप इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानियों के हिसाब से ही रहा कीजिए। और एक नौकरानी साहब के साथ मिलकर मूवी नहीं देखती, उनके साथ बैठकर गप्पे भी नहीं मारती। समझ गई ना आप? लेकिन वेकिन मत करो। उम्र का लिहाज करती हूँ, इसीलिए कम बोल रही हूँ, वरना अभी के अभी आपकी खटिया खड़ी कर सकती हूँ मैं। देखिए, मेरे ससुर जी से दूर रहिए, वो अकेले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर डोरे डाल सकती हो।
ये आप क्या कह रही हो छोटी मालकिन? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उतने में वहां पर अशोक और विपुल आता है। रवीना बहू, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे इनकी उम्र तो देखो। इनसे इस तरह से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देख विपुल बेटा, तेरी बीवी इनसे किस तरीके से बात कर रही है। वो बिल्कुल सही कह रही है पापा। इसने मुझे आपके और सुधा काकी के क्लोजनेस के बारे में सब बता दिया है। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। अरे क्या है हम दोनों में? कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे जैसा तुम दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और सुधा केवल अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तुम तो हर महीने किसी ना किसी जगह पर जाते रहते हो। बहू भी अपने फोन मेकअप और सहेलियों के साथ ही रहती है। और रिंकी पढ़ाई करने मुंबई गई है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। और उस दौरान सुधा मेरा साथ देकर मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारती है। हम दोनों एक दूसरे को समझ कर लेते हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख में साथ देते हैं। इससे बढ़कर और तुम्हें क्या सफाई चाहिए? अरे लेकिन दोस्ती करने के लिए आपको एक नौकरानी ही मिली थी क्या? रवीना बहू, इनका कोई नाम भी है। इन्हें बार बार नौकरानी कहकर मत बुलाओ। और हाँ, अब जब तुम दोनों ने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं भी तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं और सुधा एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनकर रवीना और विपुल दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या कहा? शादी? अरे पापा, आपके दिमाग में सच में भूसा भर गया है क्या? अरे दुनिया की बाकी औरतें क्या मर चुकी है क्या जो आपको एक नौकरानी के साथ शादी करनी है? पापा जी, अरे हमारी इज्जत के बारे में तो कुछ सोचिए। आखिर आप इसे मिट्टी में क्यों मिलाना चाहते हो? चुप रहो तुम दोनों। और काहे की इज्जत? हम हमारी जिंदगी में चाहे जो भी करें, दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा, क्या तुम मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो? एक प्रेमी प्रेमिका बनकर ना सही, लेकिन एक दोस्त बनकर। देखो सुधा, तुम्हें रवीना और विपुल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब, वो मैं... घबराओ मत सुधा। हाँ हाँ साहब, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? पापा जी, अब एक नौकरानी को आप मेरी सास बनाएंगे क्या? अरे मैं तो आपके लिए एक से एक बढ़कर औरत ला सकती हूँ। लेकिन प्लीज पापा जी, आप इनके साथ शादी मत कीजिए। मैंने फैसला ले लिया है बहू, और मुझे कोई खूबसूरत औरत नहीं चाहिए, बल्कि मेरा साथ देने वाली चाहिए। और अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ ही करूंगा। अशोक अपनी जिद पर अड़ जाता है और वो सुधा के साथ ही शादी करता है। और इस तरह से नौकरानी सुधा अब रवीना की सास बन जाती है। और रवीना और विपुल को ना चाहते हुए भी अशोक और सुधा के इस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ता है। रवीना बहू, अब मैं तुम्हारी सास बन चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। देखो बहू, तुम्हें जो जो आता है तुम वही करो, बाकी के काम मैं कर दूंगी। बाकी पहले जैसा था सब कुछ वैसे के वैसा ही रहेगा। चलो अच्छा है। शादी होने के बाद भी रवीना और विपुल सुधा के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तब मोहल्ले वाले लोग उन्हें खूब सुनाते हैं। क्यों विपुल, यार तुम्हारे पापा ने तो दूसरी शादी कर ली, और की तो की, लेकिन वो भी एक नौकरानी के साथ। अरे औरतों की क्या कमी पड़ गई थी क्या? तो फिर कैसा लग रहा है रवीना? अब तो तेरी नौकरानी ही तेरी सास बन गई है। इनके घर में तो कुछ अजीब ही ड्रामा चल रहा है। लोगों के ताने सुनकर रवीना और विपुल को बहुत गुस्सा आता है और अब वो दोनों सुधा को अशोक की जिंदगी से निकालने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये कैसे होगा रवीना? मेरे खुरापाती दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है।
अरे तो मुझे भी बताओ ना। देखो विपुल, उन दोनों को अलग करने के लिए हमें उनके रिश्ते में फूट डालनी होगी। इसीलिए हमें सुधा काकी को धोखेबाज साबित करना होगा। क्या? हाँ, मेरा एक दोस्त है नितिन। वो थिएटर आर्टिस्ट है। वो एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर आएगा और पापा जी से गार्डन में मिलकर कहेगा कि उसने सुधा काकी को किसी गैर आदमी के साथ घूमते हुए देखा है और इससे पापा जी के मन में शक पैदा होगा। और फिर उसके बाद पापा जी घर आएंगे, तब उनके हाथ लगेगी ऐसी चिट्ठी जो उनका और सुधा काकी का रिश्ता पूरी तरह खत्म कर देगी। लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा क्या होगा? धमाका। बस तुम तो अब यही समझो कि बला टल गई। फिर रवीना और विपुल अपनी चाल चलते हैं और रवीना का दोस्त नितिन भेष बदलकर अशोक को गार्डन में मिलता है। अरे अशोक भाई साहब, पहचाना मुझे? जी माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे मैं कांतिलाल हूँ। मैंने सुना है कि तुमने हमारे मोहल्ले में रहने वाली सुधा के साथ शादी की है। जी हाँ। अच्छा, तो आप उनके पड़ोसी हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे आपको उसके बारे में कुछ बताना है। कहिए ना, क्या बताना चाहते हो आप? सुधा की तुमसे शादी होने से पहले एक गैर आदमी के साथ चक्कर चल रहा था और आज सुबह ही मैंने उसे उस आदमी के साथ घूमते हुए देखा है। इसीलिए आपको सावधान करने आया हूँ कि आपकी जो नई बीवी है ना, वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। कुछ भी बकवास मत करो। और मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। फिर नितिन वहां से चला जाता है और जब अशोक घर जाता है तभी उसे घर में एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिस पर लिखा होता है, मेरी सुधा रानी, जल्दी से अपने नए नल्ले पति से जायदाद हड़प लो और फिर तुम और मैं दोनों मिलकर कहीं दूर भाग जाएंगे और दूसरे शहर में जाकर ऐश करेंगे। लव यू मेरी जान। क्या? ये सब क्या है? इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। अशोक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है और वो सुधा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देता है और उसे भी वो घर से बाहर निकाल देता है। ये आप क्या कर रहे हैं अशोक जी? प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? चुप रहो तुम। एक नंबर की धोखेबाज और फरेबी औरत हो तुम। ये देखो ये चिट्ठी, इसमें तुम्हारे यार ने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो इसे। फिर सुधा उस चिट्ठी को देखती है और तभी अशोक उसे ये बात भी बताता है कि उसे गार्डन में एक कांतिलाल नाम का आदमी मिला था जिसने उसे सुधा के बारे में बताया। ये सब झूठ है अशोक जी, सरासर झूठ। मेरे आस पड़ोस में कांतिलाल नाम का कोई आदमी नहीं रहता। ये सब किसी ने झूठा नाटक किया है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। नहीं पापा, आप इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इस नौकरानी के साथ शादी मत कीजिए, लेकिन आपने तो हमारी कोई बात नहीं मानी। और नहीं तो क्या, और आखिरकार इसने अपनी औकात दिखा ही दी। सुधा के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी अशोक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता है। और उन दोनों को अलग होते हुए देखकर विपुल और रवीना को बहुत खुशी मिलती है। फिर कुछ ही दिनों बाद विपुल 2 महीनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है और अब सुधा के जाने के बाद अशोक भी काफी दुखी रहने लगता है और वो पहले जैसा अकेला पड़ जाता है। ये लीजिए पापा जी, दवाई खा लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आप खाना खा पाओगे। नहीं बहू, मैं बाद में खा लूंगा, इसे यहीं पर रख दो। लेकिन पापा जी, मैंने कहा ना बहू, मैं बाद में खा लूंगा। दवाई वहीं पर रखकर रवीना वहां से चली जाती है
और अब रवीना को भी खालीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि अब विपुल भी लंबे समय के लिए घर से दूर गया होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? अजीब सी बेचैनी हो रही है। विपुल को तो मैं फोन भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो अभी काम में बिजी होगा। हे भगवान, अपने साथी से दूर रहना किसी सजा से कम नहीं है। और अब मुझे पापा जी का दुख समझ आ रहा है कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने और विपुल ने उन दोनों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। जब रवीना और विपुल एक दूसरे से लंबे समय तक अलग रहते हैं, तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अशोक और सुधा के साथ कितना गलत किया है। इसीलिए जब विपुल 2 महीनों बाद घर लौटता है, तभी वो और रवीना अशोक को सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उन्होंने ही सारी चाल चली थी। और ये जानकर अशोक को काफी बुरा लगता है। हमें माफ कीजिए पापा, लेकिन उस समय हम दोनों गुस्से में थे। बात हमारी इज्जत पर आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब रवीना और मैं एक दूसरे से अलग रहे, तब हमें समझ आया कि हमने आपको और सुधा काकी को अलग करके कितनी बड़ी गलती की है। हाँ पापा जी, माफ कीजिए हमें। हमने नादानी में सब कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा जी। बड़ा मन रखकर हम दोनों की गलती को नजरअंदाज कीजिए और घर लेकर आइए अपनी साथी को, अपनी धर्म पत्नी को। तो अब आपकी ये बहू अपनी सास को देखने के लिए तरस गई है। बहुत याद किया मैंने सुधा काकी को। सच में पापा जी, मुझे सुधा काकी की बहुत याद आ रही है। I mean मेरी माँ जी की। उन दोनों की बात सुनकर अशोक उन्हें माफ कर देता है और जाकर सुधा को वापस घर लेकर आता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।